+1 +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, +5 +6 +7 में वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई थी, ओके। तो अब ट्रांजिशन मेटल के जो दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और आफ्टर दैट फिर हम जो है वो एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, वो है पोटाशियम डाइक्रोमेट। वो है पोटाशियम डाइक्रोमेट। क्या फॉर्मूला होता है जी पोटाशियम डाइक्रोमेट का? K2Cr2 ठीक है। तो ये पोटाशियम डाइक्रोमेट है। अब आपसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो पोटाशियम डाइक्रोमेट होता है वो कैसे बनता है ना। तो ध्यान रखेंगे ये बनता है क्रोमाइट ओर से। किससे बनता है ये? क्रोमाइट ओर से बनता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रोमाइट ओर? FeCr2O4। ये क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला है। इससे जो है वो आपका पोटाशियम डाइक्रोमेट बनता है, ठीक है जी। तो इसके 3-4 स्टेप होते हैं, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे। जनरली वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन की फॉर्म में आता है, ठीक है। तो आप यहां पर ये ध्यान रखेंगे कि जो पोटाशियम डाइक्रोमेट होता है उसमें क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और जो पोटाशियम डाइक्रोमेट होता है वो क्रोमाइट ओर से बनता है, और क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है जी बात। अब आगे बात करता हूं इसके स्ट्रक्चर की। तो यहां पर दो तरह के आयन होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पर दो तरह के आयन होते हैं। फर्स्ट आयन इज Cr2O7 नेगेटिव। ये कौन सा आयन है जी? दिस इज डाइक्रोमेट आयन, क्योंकि ये पोटाशियम डाइक्रोमेट से बना है। अगर मैं यहां से 2K पॉजिटिव हटा देता हूं तो ये कौन सा आयन बनेगा? डाइक्रोमेट आयन, Cr2O7 नेगेटिव, ठीक है जी। और एक आयन होता है हमारे पास Cr042 नेगेटिव। ये कौन सा आयन है? दिस इज योर क्रोमेट आयन। ये डाइक्रोमेट आयन है और ये क्रोमेट आयन। तो आपसे इनका कलर भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जो डाइक्रोमेट आयन होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। किस कलर का होता है डाइक्रोमेट आयन? ऑरेंज कलर का। और जो क्रोमेट आयन होता है वो येलो कलर का होता है, ठीक है जी। जो क्रोमेट आयन होता है वो येलो कलर का होता है, और जो डाइक्रोमेट आयन होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। अब होता क्या है कि जो डाइक्रोमेट आयन है उसी से ही क्रोमेट आयन बनता है। कैसे बनता है वो भी आपको बता देता हूं। तो देखो, जैसे मैंने ये डाइक्रोमेट आयन लिया Cr2O7 नेगेटिव, दिस इज योर डाइक्रोमेट आयन। इसका रिएक्शन मैंने वाटर के साथ करवाया। किसके साथ करवाया? वाटर के साथ करवाया। तो ये डाइक्रोमेट आयन किसमें चेंज हो जाएगा जी? ये चेंज हो जाएगा क्रोमेट आयन में अलोंग विद H पॉजिटिव। इसका कलर था ऑरेंज, और ये अब किसमें चेंज हो गया? क्रोमेट आयन में, जिसका कलर है येलो। तो जस्ट इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवा के जो डाइक्रोमेट आयन है वो किसमें चेंज हो जाता है? क्रोमेट आयन में। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब ये पोटाशियम डाइक्रोमेट मैंने आपको बताया, इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है? ठीक है, इट इज यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, किस तरह से ये काम करता है? ये काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में, ठीक है जी। किस मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है ओनली इन एसिडिक मीडियम। ये एसिडिक मीडियम में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो काम करता है, ठीक है। क्या आपको ये बात भी समझ में आ गई? अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये किस किस चीज को ऑक्सीडाइज कर सकता है वो भी आपको बता देता हूं। वैसे वो आपसे थोड़ा हायर लेवल का हो जाएगा, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूं इनकेस कई बार पूछ ले अगर। ठीक है, तो देखो, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये किस किस चीज को ऑक्सीडाइज कर सकता है? ये tin2 पॉजिटिव को tin4 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज करवा सकता है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन। ये बात मैंने आपको रिडॉक्स रिएक्शन में बताई थी,
है ना। तो ये टिन 2 को टिन 4 में चेंज कर सकता है, कौन चेंज कर सकता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्यों? क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक। आयरन 2 को ये आयरन 3 में चेंज कर सकता है। ठीक। और आई नेगेटिव को ये I2 में चेंज कर सकता है। तो ये इसके कुछ रिएक्शंस हैं जहां पर ये यूज होता है, जहां पर ये ऑक्सीडेशन करा देता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम करता है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यस और नो? यस सर। ओके। अब इनके स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, इनके स्ट्रक्चर भी काम के होते हैं, जो क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन के स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है। तो अब अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करता हूं आपसे, तो जो क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए क्रोमेट आयन का आपके हिसाब से? CrO4 2 नेगेटिव का कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए? इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल टाइप में। ठीक है। देखो जैसे ये सेंटर में क्रोमियम आ गया, ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरी ऑक्सीजन, ये तीसरी ऑक्सीजन और ये चौथी ऑक्सीजन। ठीक। अब यहां पर कोई दो ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेंगी और किन्हीं दो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस और नो? यस सर। अब ये मुझे एक चीज बता सकते हैं आप कि मैंने यहां पर क्रोमियम के 6 बॉन्ड ही क्यों बनाए टोटल? क्योंकि क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 4s1 3d5। जो क्रोमियम है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो कर सकता है? 6 6। हाँ, +6 तक शो कर सकता है। तो ये क्रोमियम के 6 बॉन्ड हैं, वो 6 ऑक्सीडेशन के साथ है। समझ गया बात को? मैं आपको ये प्रैक्टिकली समझाऊं तो ये जैसे 4s है, 4s में भी एक इलेक्ट्रॉन है, और आपके 3D में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। तो ये इस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है। आप बात समझे? जो 6 बॉन्ड मैंने दिखाए, और दो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि क्रोमियम की जितनी कैपेसिटी थी उतने बॉन्ड इसने फॉर्म कर दिए। तो ये जो नेगेटिव चार्ज आ गया, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की तरह आ गए, इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है। तो क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। और डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर भी सिमिलर टू दिस ही होता है, वो भी बता देता हूँ। Cr2O7 2 नेगेटिव, दिस इज योर डाइक्रोमेट आयन। इसमें होता क्या है? इसमें दो क्रोमियम जो होती हैं वो ऑक्सीजन के ब्रिज के साथ इस तरीके से जुड़ी होती हैं, और बाकी कितनी ऑक्सीजन बची? 3 3 ऑक्सीजन बची, वो इस तरीके से जुड़ जाती है। अब आप मुझे बताओगे कि यहां पर कितनी ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड आएगा? बताओ जी, शाबाश। देखो चार्ज यहां पर भी 2 नेगेटिव ही आएगा, और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाती है? 2 बॉन्ड बनाती है। तो देखो इस ऑक्सीजन ने तो 2 बॉन्ड बना लिए हैं, जो ये वाली ऑक्सीजन है, तो इसकी गेम तो ओवर है। अब इन 3 ऑक्सीजन को अगर आप देखोगे तो इन्होंने सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया है। और क्रोमियम टोटल कितने बॉन्ड बनाता है जी? 6 बॉन्ड बनाता है। अगर आप हर क्रोमियम को देखोगे तो उसने अभी तक कितने बॉन्ड बनाए हैं? बताओ जी। अभी तक क्रोमियम ने 4 कितने बनाए। बॉन्ड? 4 4 बनाए। मतलब दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेंगी और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस सर। यस। और तो इस तरीके से ये डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है जी बात। अब यहां पर ये जो बॉन्ड एंगल आता है 126 डिग्री का आता है, ये भी ध्यान रखना इन केस अगर पूछ ले। तो इतनी सारी बातें आपको K2Cr2O7 की पता होनी चाहिए। ठीक है, जो भी मैंने आपको अभी बताई। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है एसिडिक मीडियम में। ये कौन कौन सी चीजों को ऑक्सीडाइज कर सकता है? टिन 2 को टिन 4 में ऑक्सीडाइज कर देता है, आयरन 2 को आयरन 3 में ऑक्सीडाइज कर देता है, आई नेगेटिव को I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है। आयोडीन के ऊपर -1 चार्ज है, इट मीन्स कि यहां पर ये जो आयोडीन है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? -1 में है। और यहां पर ये I2 में चेंज हो गया। और कोई भी एलिमेंट जो है एलिमेंटल स्टेट में किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो -1 से 0, गेन और लॉस? गेन। गेन। पॉजिटिव की तरफ को जा रहे हैं ना, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन। तो यहां पर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया।
क्या आपको ये बात समझ में आई? यस सर। तो ये सारी बातें आपको पोटाशियम डाइक्रोमेट के बारे में पता होनी चाहिए। दो ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एक पोटाशियम डाइक्रोमेट है और एक KMnO4 है, पोटाशियम परमैंगनेट। अब मैं वो डिस्कस करवाता हूँ। ठीक है जी, तो पोटाशियम डाइक्रोमेट के बारे में मैं इतना ही आपको बताऊंगा। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारा, वो हम डिस्कस करते हैं, दैट इज KMnO4। क्या बोलते हैं इसको? पोटाशियम परमैंगनेट। पोटाशियम परमैंगनेट। ठीक है जी बात। अब यहां पर Mn किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है? +7 में होता है, आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है। अब फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये जो पोटाशियम परमैंगनेट होता है ये किससे बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये बनता है पाइरोल्यूसाइट ओर से। पाइरोल्यूसाइट ओर। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पाइरोल्यूसाइट ओर, जिसका फॉर्मूला होता है MnO2। ठीक है जी बात। इतनी बात आपको समझ में आई? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। देखो, दोनों का रोल सेम है। जो K2Cr2O7 है वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और KMnO4 भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट जो K2Cr2O7 है वो केवल और केवल एसिडिक मीडियम में ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, जबकि पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल तीनों मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस सर। तो आप यहां पर लिख सकते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम, है ना? तीनों में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब जैसे वहां पर भी दो आयन थे, यहां पर भी इसके भी दो आयन बनते हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक आयन होता है हमारे पास MnO4, बड़ा कंफ्यूजन होता है इनमें, MnO4 1 नेगेटिव, ये कौन सा आयन है? और एक होता है MnO4 2 नेगेटिव। देखो मैं आपको ये भी बताता हूं, ये KMnO4 से बना है और ये K2MnO4 से बना है। KMnO4 का नाम क्या था? पोटाशियम परमैंगनेट। तो पोटाशियम हटा देंगे तो क्या बन गया? परमैंगनेट। सो MnO4 1 नेगेटिव इज योर कौन सा आयन? परमैंगनेट आयन। ऑन द अदर हैंड MnO4 2 नेगेटिव, ये कौन सा आयन है? ये मैंगनेट आयन है। कौन सा आयन है ये? मैंगनेट आयन। कैसे पता लगा? क्योंकि देखो, इसका नाम था पोटाशियम परमैंगनेट, तो पोटाशियम हटा दिया, अब ये परमैंगनेट आयन बच गया। इसका नाम था पोटाशियम मैग्नेट ओनली। क्या नाम था? K2MnO4 का नाम है पोटाशियम मैग्नेट। तो पोटाशियम हट गया तो क्या बचा? मैंगनेट आयन ही तो बचा। अब इन दोनों में भी बहुत कंफ्यूजन होता है। देखो, इनके स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं बट इनका कलर अलग अलग होता है, वो आपको बता देता हूं। तो ध्यान से देखेंगे। तो पहला है मेरे पास MnO4 1 नेगेटिव। कौन सा आयन है जी ये? दिस इज योर परमैंगनेट आयन, है ना? तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, टेट्राहेड्रल टाइप में ही। अब मुझे आप बताओगे यहां पर Mn जो है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +7 में। आप चेक करके देख +7। सकते हो, यहां पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आएगी। कैसे आएगी वो भी बता देता हूं, बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। देखो, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको मैंने X मान लिया। एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, -2 इंटू हाउ मेनी ऑक्सीजन? 4। और जो ऊपर चार्ज है वो इक्वल टू के परली तरफ में लिख दूंगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा X -8 इक्वल टू -2 और X विल बी इक्वल टू
-2 +8, तो x +6 आ गया। अभी +6 किस में निकाल दी मैंने? +6 निकाली मैंने इसमें, ये जो ये वाला आयन है MnO4 2 नेगेटिव वाला, और यहां पर तो चार्ज कितना है? 1 है, तो यहां पर 1 लिखूंगा, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल के बता देता हूं। x -2 × 4 इक्वल टू -1, x -8 इक्वल टू -1, एंड x विल बी इक्वल टू -1 + 8, तो ये बन जाएगा आपके पास +7। तो सिंपल सी बात है कि जो MnO4 1 नेगेटिव है, यहां पर Mn जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। MnO4 2 नेगेटिव में जो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? वो +6। +6। ओके, अब बॉन्ड भी इसी के हिसाब से बनेंगे। क्या आपको बात समझ में आई? तो MnO4 1 नेगेटिव में कितने बॉन्ड बनेंगे आप मुझे सीधा बताओ? 7 बनेंगे टोटल, ठीक है। तो यहां पर देखो, हो गए 7 बॉन्ड, आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इतने ही बन सकते हैं। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है किसका? परमैग्नेटाइट का। ठीक है जी बात? क्या आपको ये बात समझ में आई? यस सर। इसका जो कलर होता है वो भी याद रखेंगे, इसका कलर होता है पर्पल। व्हाट इज द कलर ऑफ परमैग्नेटाइन? इट इज पर्पल इन कलर। ओके, अब जो दूसरा आयन बचा मैग्नेट आयन MnO4 2 नेगेटिव, स्ट्रक्चर सेम होगा, यहां पर Mn +6 में है, तो सेम स्ट्रक्चर बनेगा टेट्राहेड्रल टाइप में ही। अब मुझे बताओ आप में इसके मैंगनीज के कितने बॉन्ड बनेंगे टोटल? 6। तो किन्हीं दो ऑक्सीजन को आप डबल बॉन्ड से जोड़ दो और 2 ऑक्सीजन के ऊपर लगा दो नेगेटिव चार्ज, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूं। ठीक है जी। अब ये जो आयन बना, इट इज योर मैग्नेट आयन, इसका कलर होता है ग्रीन। कौन से कलर का होता है ये? ग्रीन कलर का, तो ये भी याद रखें। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया? यस सर। ओके, अब ये मैंने आपको बताया कि ये तीनों मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो ये किस किस को ऑक्सीडाइज कर देता है वो आपको बता देता हूं। ठीक है, पहला काम, ये MnO4 1 नेगेटिव को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें? Mn2 पॉजिटिव। ये असल में इसकी ना, मतलब एसिडिक मीडियम में ये इक्वेशन आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करने की, वो भी मैं आपको बता देता हूं इस तरह से। जैसे MnO4 1 नेगेटिव है, ठीक है, 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन will leads to the formation of Mn2 पॉजिटिव प्लस 4 वाटर। ये एसिडिक मीडियम में इसकी इक्वेशन होती है मैग्नेट आयन की, पर मैग्नेट आयन की। ठीक है जी बात? अब ये क्या काम करवाता है आपसे वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहला काम इसका भी वही होता है, आयरन 2 को आयरन 3 में। दूसरा काम, टिन 2 को टिन 4 में। ठीक है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में। नेक्स्ट, सल्फाइट को सल्फेट में। तो ये काम ये करवा देता है सारे। ठीक है जी बात? क्योंकि ये हर मीडियम में, चाहे वो एसिडिक मीडियम हो, चाहे बेसिक मीडियम हो, चाहे न्यूट्रल मीडियम हो, ये हर मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहां पर इन सभी केसेस में ऑक्सीडेशन हो रही है, आप देख सकते हैं। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस सर। ओके,
तो जो डी ब्लॉक वाला पोर्शन है हमारा वो खत्म होता है। अब आपको ना कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस तो बताई ही थी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जैसे एलॉय फॉर्मेशन में बताई थी, बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी होती है। शायद ये चीजें आपने वैसे बायो में स्टडी की होंगी, पर मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। जैसे जो आयरन है, आयरन की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? ऑक्सीजन बाइंडेड विद कैरियर की तरह, हेमोग्लोबिन। ऑक्सीजन कैरियर इन ब्लड की तरह यूज होता है एज एन हीमोग्लोबिन, है ना। और मायोग्लोबिन की फॉर्म में ये मसल में ऑक्सीजन को स्टोर करता है ना। तो वो इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो गई। और जो कोबाल्ट है वो आपने देखा होगा विटामिन B12 की फॉर्म में जो होता है। और जो जिंक है उसकी, आपने वो एंजाइम सुनी होगी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, है ना, तो उसमें जिंक का रोल होता है। तो ये इसकी कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस थी, आई मीन टू से ट्रांजिशन एलिमेंट की। तो ट्रांजिशन एलिमेंट खत्म होता है, अब हम एफ ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। यहां तक आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बट आप ये बात जरूर ध्यान रखना कि जो साइनोकोबालामिन होती है, जिसको विटामिन B12 बोलते हैं, उसमें अगर इनकेस ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ये तो सबको पता है कि उसमें कोबाल्ट होता है ना, ये आपको अच्छे से पता है। बट कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में उसमें होता है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो दे सकता है कोई आंसर? सर किसमें, साइनोकोबालामिन में? हाँ, साइनोकोबालामिन में कोबाल्ट होता है ना, जिसको विटामिन B12 बोलते हैं आप। तो उसमें कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है? उसमें कोबाल्ट +3 में होता है। याद रखेंगे, बात इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं फिर एफ ब्लॉक। देखो, डी ब्लॉक को हमने क्या बोला था? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये ट्रांजिशन के भी अंदर है, तो ट्रांजिशन के अंदर जो होंगे उनको क्या बोलूंगा? इनर ट्रांजिशन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये कौन से ग्रुप में आते हैं, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बता सकता है कोई? बताओ जी, शाबाश। सर लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तो उनका नाम है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल में ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? एफ। एफ ही है। ग्रुप नंबर 3 ऑफ पीरियोडिक टेबल, अच्छा, है ना। पीरियड। देखो, कैंटियम, उसके बाद यट्रीबियम, उसके बाद आता है लेंथेनम, उसके बाद आता है एक्टीनियम। अब यहां पर ये कंफ्यूजन होता है कि क्या लेंथेनम और एक्टीनियम एफ ब्लॉक एलिमेंट है? आंसर इज नो, ये एफ ब्लॉक नहीं है, ठीक है। अब अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेंथेनम से अगला एलिमेंट देखोगे तो यहां पर हाफनियम लिखा होता है, जो ग्रुप 4 में आता है, ठीक है। हाफनियम के ऊपर आता है जिरकोनियम, जिरकोनियम के ऊपर आता है टाइटेनियम। ध्यान से समझना, ये 21 एटॉमिक नंबर है, ये 22 एटॉमिक नंबर है। यहां पर 39 है और यहां पर 40 है, यहां पर 57 है, और यहां पर फिर एटॉमिक नंबर क्या आना चाहिए? जैसे 39 के बाद 40 आया, यहां पर 57 के बाद 58 नहीं आता, यहां पर 72 आता है, ठीक है। इसी तरीके से एक्टीनियम 89 है, एक्टीनियम 89 के बाद यहां पर रदरफोर्डियम आता है, जिसका एटॉमिक नंबर 90 नहीं है, जिसका एटॉमिक नंबर 104 है। तो अगर ध्यान दिया जाए तो यहां से 14 एलिमेंट्स गायब हो गए, जिसको मैंने लेंथेनॉइड्स बोला, और यहां से भी 14 एलिमेंट गायब हुए, जिसको मैंने एक्टिनॉइड्स बोला। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? वो कहां से लेकर कहां तक एलिमेंट गायब हुए? लेंथेनाइड में आएंगे 58 से 71, और 72 फिर से यहां पर पहुंच गया। एक्टिनॉइड में 90 से 103। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? सर तो जो लैंथेनम है वो लैंथेनाइड सीरीज में नहीं आएगा? नहीं आएगा, फॉलोड बाय लेंथेनाइड है। ठीक है। क्योंकि आप ना देखो, आपको ये पता है टोटल एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट्स हैं, है ना। तो अगर आप 58 से 71 तक काउंट करोगे तो 14 ही आ जाएंगे, 90 से 103 तक काउंट करोगे तो 14 ही आ जाएंगे, 14 14 28। बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि अगर आप इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे ना जी, तो यहां पर एफ में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता,
अगर मैं आपको लेंथेनम की इसकी लेंथेनाइड की कॉन्फ़िगरेशन बताऊं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है मेरे पास जिनॉन 5D1 6s2। एफ में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर एफ में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एफ ब्लॉक कैसे हो सकता है? सिमिलरली यहां पर भी बात कर देता हूं आपसे एक्टीनियम की भी। एक्टीनियम का एटॉमिक नंबर 89, कॉन्फ़िगरेशन रिडॉन नोबल गैस 86 पे 6D1 7s2। यहां पर भी एफ में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लियर है ये बात? यस सर। ओके। अब हमें ये पता लग गया कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप 3 में आते हैं। ठीक है, और टोटल एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स हैं? आंसर इज 28 20। ठीक है जी, तो आंसर है 28। ओके, अब हम बात करते हैं ये जो लेंथेनाइड सीरीज है इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, थोड़ा सा आपको वो भी बता देता हूं। तो जो पहला एलिमेंट आता है दैट इज सीरियम। ठीक है, पहला एलिमेंट आता है इसमें सीरियम। सीरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? सर 58। लेंथेनाइड में बता रहे हैं आप? हाँ जी, लेंथेनाइड में बता रहा हूँ 58 से 71। ठीक है, उसके बाद आता है प्रेसोडाइमियम। प्रेसोडाइमियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 59। ठीक है, प्रेसोडाइमियम के बाद आता है नियोडाइमियम। नियोडाइमियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 60। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोमीथियम। प्रोमीथियम याद है आपको वैसे ये? नो सर। कोई बात नहीं, याद हो जाएंगे। प्रोमीथियम। प्रोमीथियम के बाद आता है सेमेरियम। सेमेरियम, कई बार ना इनकी कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेता है। जैसे मैंने आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम थे वो रिव्यू किए थे तो उसमें गैडोलिनियम की कॉन्फ़िगरेशन एक बार आई थी। गैडोलिनियम भी आपका लेंथेनॉइड्स का ही एलिमेंट अभी आएगा एटॉमिक नंबर 64 पे, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन आई है ना। सेमेरियम का हो गया 62। सेमेरियम के बाद आता है यूरोपियम। यूरोपियम के बाद आता है आपका गैडोलिनियम, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में आई थी पहले, मैंने देखा है। ठीक है, तो 64 पे आएगा गैडोलिनियम। याद करने का तरीका भी बताता हूं थोड़ी देर में। नेक्स्ट इज टर्बियम। टर्बियम के बाद आता है आपके पास डाइसप्रपोर्शनियम। डाइसप्रपोर्शनियम के बाद आता है, अब आपने ये इसलिए नहीं सुने हैं क्योंकि ये रेयर एलिमेंट्स हैं, है ना, इनका ज्यादा यूज नहीं होता है। टर्बियम। अब अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये सारे एलिमेंट किस ग्रुप में आएंगे, क्या आंसर F देंगे? ग्रुप ग्रुप 3। पहले मैंने वही बताया, ग्रुप 3। चाहे लेंथेनाइड की बात करूंगा, एक्टिनाइड की बात करूंगा, वो ग्रुप 3 में ही आते हैं। ठीक है, यट्रिबियम, यट्रिबियम के बाद आता है ल्यूटिटियम लास्ट 71। LUTETIUM, ल्यूटिटियम। ओके, 64, यहाँ पर हो गया 65, यहाँ पर 66, फिर आ जाएगा जी 67, फिर आएगा 68, फिर आएगा 69, फिर 70 और 71। यहीं तक बताए थे ना। यस सर।
अब आप इनको काउंट करके देख सकते हो ये कितने एलिमेंट्स हुए टोटल, 14 एलिमेंट्स। लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57 एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, अगेन बोल रहा हूं, ठीक है जी। सर रिपीट कीजिए प्लीज। मैम मैं ये बोल रहा हूं कि जो लेंथेनम है जो सीरियम से पहले आता है एटॉमिक नंबर 57, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। ओके। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, ठीक है। तो सीरियम के केस में जो कॉन्फ़िगरेशन आती है, इसका सिंबल भी मैं इसके साथ ही लिख रहा हूं, सीरियम का सिंबल होता है सीई। तो देखो 58 है, 57 तक हमें कॉन्फ़िगरेशन पता थी। 57 तक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, अभी लिखी थी आपके सामने, ज़ीनॉन 54 5d1 6s2 लिखी थी ना। अब वहां पर क्या आ जाएगा, ज़ीनॉन 4f1 5d1 6s2, ठीक है जी। क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई, यस और नो? अब देखो याद करने का तरीका बताता हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। हम यहां पर F2 और F8 नहीं लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाएगी अगर आप इतनी सी बात याद रखोगे। F2 F8 नहीं लेना है। क्या आपको ये बात समझ में आई? मतलब कॉन्फ़िगरेशन में 4f2 और 4f8 नहीं लेंगे, ठीक है। तो 4f1 के बाद डायरेक्टली क्या आएगा, अगर 4f3 आएगा, अगर 4f3 आएगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, ध्यान से देखना, ज़ीनॉन 4f3 5d0 6s2 हो गया ना 59, यस और नो? 4f3 यस सर। एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये जो D1 आएगा ना, ये भी 3 कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, एक 58 पे, ठीक है, उसके बाद आएगा ये 64 पे, उसके बाद आएगा ये 71 पे, बाकी D0 ही रहेगा। तो अब लिख सकते हैं ना कॉन्फ़िगरेशन अपने आप भी, बताओ। दो बातें याद रखेंगे कि 4f2 4f8 को कॉन्फ़िगरेशन में नहीं लेना है, और 5d1 जो है वो केवल और केवल एटॉमिक नंबर 58 64 71 में ही आएगा, बाकी जगह 5d0 ही रहेगा। क्या आपको ये बात समझ में आई है या नहीं? नेक्स्ट में क्या आएगा जी, नेक्स्ट में आ जाएगा, देखो फटाफट से लिखते हैं, ज़ीनॉन 4f4 5d0 6s2। अब आगे इस तरीके से, ज़ीनॉन 4f5 5d0 6s2, ज़ीनॉन 4f6 5d0 6s2, है ना, लिख सकते हैं ऐसे कॉन्फ़िगरेशन। यस सर। तो ये होमवर्क दे दूं आपको? यस सर। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा जी। अभी भी मतलब जो मैंने आपको ट्रिक बताया उसमें कोई डाउट है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। 4f2 4f8 नहीं लेंगे, अदरवाइज इनकी कॉन्फ़िगरेशन याद रखना बहुत बड़ा टिपिकल टास्क है, ये इजीली याद नहीं होती और इनमें मैक्सिमम टाइम गड़बड़ होती है 99%। तो 4f2 4f8 नहीं लेंगे, और जहां पर 4f2 4f8 आना था वहां पर हम क्या लेंगे, D1। 58 और 71 पे हम D1 लेंगे, बस इतनी सी बात अगर याद रखेंगे आप तो आपके सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। अब अगर जैसे गैडोलीनियम की मैं आपको लिख के बताता हूं, ठीक है, गैडोलीनियम की एग्जाम में आती है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, 64 पे 5d1b लेना है,
तो यहां पर जो गैडोलिनियम की कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने आती है वो आती है ज़ीनॉन 4f7 9 5d1 6s2। आप काउंट कर लो 64 बने कि नहीं बने। 54 और 10 कितने हो गए? 64। 10 कैसे बोल रहा हूं? 7 1 8 2 10। क्लियर है ये बात? सर इसमें हाँ जी। 4f कितना आएगा? 7 अच्छा यूरोपियन में मतलब भी 7। मैंने आपको बोला ना कि 4f7 रिपीट भी हो सकता है। ऊपर वाले में भी आपने 4f7 लिखा होगा। ऊपर वाले यस की सर, यूरोपियन की कॉन्फ़िगरेशन आई होगी ज़ीनॉन 4f7 5d0 यस 6s2। सर। यहां मतलब पर हम 7 5d1। को रिपीट कर सकते हैं। हाँ 7 रिपीट होगा। 7 रिपीट होगा। ओके। 7 रिपीट होगा, 14 रिपीट होगा बस। बाकी कोई भी रिपीट नहीं होगा। हमने नेक्स्ट। इसमें गैडोलिनियम में सर 8 तो चलो नहीं लेना था ना हमने, तो हम उसकी हाँ जगह 9 नहीं लिख सकते थे फिर, तब वो जानी थी। नहीं 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 मैम, उसमें 5d1 में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। मैंने बताया ना आपको कि ओके d1 ओके। 58 64 71 तीन कॉन्फ़िगरेशन में लेना है। हाँ तो वो तो 64 वैसे भी क्लियर। इसीलिए मैंने। अब देखो उसके बाद मैंने आपको 71 पे बोला है, तो 71 पे क्या आएगा? Xenon 4f14 5d1 6s2। जिससे ऊपर वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी Xenon 4f14 5d0 6s2। उससे अच्छा पहले रिपीट लिखी होगी। जाएगी Xenon 4f13 5d0 6s2, फिर 12, फिर 10। है ना? उस तरीके से। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा अभी इसको आपके लिए रिपीट मैंने कर देते। ठीक। मैम क्या बोल रहे हैं जी? रिपीट कर, जैसे 14 है ना, तो 14 को रिपीट किया हमने ना। हाँ 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 14 रिपीट होगा, 7 4f रिपीट होगा। ओके। अब जब वो 14 रिपीट हो रहा है ना, अब जैसे मान लिया 14 दोबारा से मैंने रिपीट किया तो एक एटॉमिक नंबर बढ़ा, तो वो इलेक्ट्रॉन फिर 5d में गया। यहां पर भी ऐसा ही हुआ। अगर मैं 63 से 64 पे गया, मैंने पूरी कॉन्फ़िगरेशन सेम रखी, यहां पर जो एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ वो 5d1 में आया। यस। तो आप ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस लिखना जी एक बार। ठीक है, बाकी फिर कल ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी कॉन्फ़िगरेशन खासकर। तो देखो मैंने आपको इतना इजी ट्रिक बता दिया कॉन्फ़िगरेशंस को याद रखने का। अब आपको ये कॉन्फ़िगरेशंस एकदम से याद हो जानी चाहिए, पर पहले आपको ये ट्रेंड याद करना पड़ेगा। अब देखो मैंने इसको कैसे याद रखा है, मैं आपको वो बता देता हूं। मैंने क्या किया है कि फर्स्ट फर्स्ट अल्फाबेट उठाए हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट 4 अल्फाबेट उठा दिए तो मैंने उससे एक वर्ड बना दिया कपनप। ठीक है, कपनप का मतलब सीरियम, प्रेसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम। मतलब 58 59 60 और 61। चार याद हो गए। उसके बाद मैंने नेक्स्ट वर्ड बनाया SEGT, सैगट। अगले चार याद करने के लिए। ठीक है, कपनप, सैगट। सैगट से क्या बनेगा? एस से सेमेरियम, ई से यूरोपियम, जी से गडोलिनियम और टी से टर्बियम। मतलब 62 63 64 65 तक याद हो गया। उसके बाद क्या बचा? उसके बाद बचा जो अगले बचे उसको मैंने कैसे याद किया? धैतिल करके DHETY। हो गए ना? देखो 65 66 67 68 69 70 71। कपनप, सैगट, धैत्री। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, मैंने ऐसे याद किया। अगर आपको अपने तरीके से याद करना, आप अपने तरीके से याद कर सकते हो। मैंने इनका फर्स्ट फर्स्ट अल्फाबेट उठाया है जी। ये समझ गए ना बात? ये वर्ड कैसे बने? ये वर्ड ऐसे बने, यहां से सी, यहां से पी, यहां से एन, यहां से पी। तो ये बना दिया पहले मैंने कपनप। ठीक है, उसके बाद SEGT, फिर बना दिया सैगट। ठीक है, नीचे तक यहां तक आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बनाया धैतिल, DHETYL। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये सारे याद कर लिए हैं। आप भी ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इसको कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू जी।